Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलेवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। We have already seen some videos in this series. If you want to see them all, you can visit our YouTube channel, click on the playlist and you can access all the videos. Today we are going to solve some questions that are related to modern history. Okay, now first we will read out the question for you. You have to attempt the question first and then we will see the right answer and after that the explanation also. So let's start without wasting any time. The first question is, consider the following facts about Nehru Report. The first is, the Nehru Report advocated for the complete separation of state from religion. Second, it proposed the establishment of a responsible government at both the central and the provincial levels. Third, the report called for the rejection of separate electorates based on religious or communal lines. And fourth is, it supported the idea of attaining dominion status aligning with the aspirations of self-governing dominions desired by Indians. ठीक है, तो which of the above are correct regarding Nehru Report? मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन हिंदी में कि यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं अबाउट नेहरू रिपोर्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से फैक्ट्स जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट थे नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? विच ऑफ द अबव आर करेक्ट रिगार्डिंग नेहरू रिपोर्ट? 1 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली एंड ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ देम। ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो नेहरू रिपोर्ट में प्रपोज किए गए थे। आपको पता है नेहरू रिपोर्ट जो है हमने क्यों जो है उस समय क्यों आया था हिस्ट्री में, क्योंकि एक तरह से वो इंडियंस के द्वारा फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स को ये शो किया गया था कि वी कैन फ्रेम आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम लोग जो है कैपेबल हैं फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अनुसार जो है हम अपने यहाँ गवर्नेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वी विल कैटेगराइज दिस क्वेश्चन, हम लोग डिफिकल्टी की बात करें तो दिस यू कैन कैटेगराइज इन L3 लेवल, क्योंकि ये क्वेश्चन में काफी डिटेल पूछा गया है अबाउट नेहरू रिपोर्ट। अगर आपने सिर्फ नेहरू रिपोर्ट एक बार पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे, इसी कारण इसमें थोड़ा सा डेप्थ ऑफ नॉलेज आपका चेक हो रहा है। एंड अगर हम लोग रेलिवेंस की बात करें तो यूपीएससी में रिसेंट टाइम्स में इसी तरह के क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक से पढ़ें, चाहे आप स्पेक्ट्रम से पढ़ें या किसी भी सोर्स से पढ़ें, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अबाउट एवरीथिंग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट नेहरू रिपोर्ट। तो फर्स्ट है एडवोकेसी किया गया था डोमिनियन स्टेटस का, बिल्कुल सही है। अलाइनिंग विद द प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय इंडियंस सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस। ठीक है, इसके बाद रिजेक्शन किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। आपको पता है 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाया गया था। ठीक है, उसके वजह से काफी कम्युनल टेंशंस हमारे यहाँ देखने को मिला था। तो नेहरू रिपोर्ट ने यह प्रपोज किया कि हमारे यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे, हमारे यहाँ जॉइंट इलेक्टोरेट्स होंगे, लेकिन वी विल रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स। अगर आपसे कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट प्रपोज किया गया था क्या नेहरू रिपोर्ट में, तो आपको बताना है नहीं, यहाँ पर जॉइंट इलेक्टोरेट किया गया था। देखिए ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। यहाँ पर जो है प्रपोज किया गया कि जो प्रोविंसेस हैं उसको डिवाइड किया जाए बेस्ड ऑन लैंग्वेज। द फोर्थ इज रिकॉग्निशन ऑफ 19 फंडामेंटल राइट्स। इवन देखिए एफआर्स फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी, काफी प्रोग्रेसिव था उस समय, क्योंकि वी वर अंडर ब्रिटिश रूल। उस समय फंडामेंटल राइट के बारे में बात करना ही बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, उसके बाद इसमें इक्वल राइट्स फॉर वुमेन की बात की गई, राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की भी बात कही गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी प्रोग्रेसिव प्रोपोजिशंस थे अंडर नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अगर आप देखेंगे जैसे इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियंस, अभी के टाइम पे अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं पॉलिटी में तो ऑल दीज कम्स अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर यूनियंस भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको और भी राइट्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये जो जितने फंडामेंटल राइट्स थे जो उस समय नेहरू रिपोर्ट में प्रपोज किए गए थे, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोथ एट द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि द गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दी असेंबली, जो भी है सेंटर और स्टेट लेवल पे,
और जो लेजिस्लेटिव जो बॉडी है दैट विल बी इलेक्टेड बाय पीपल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बोला गया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल दोनों पर होना चाहिए। सिक्स्थ इज कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्डिंग ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। माइनॉरिटी के कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की भी बात की गई। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ जो है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो वहां पर आप देखेंगे तो आर्टिकल 29 में यही सारे राइट्स जो है करेंटली हमें दिया गया है। तो ये सब बहुत चीज जो है उस समय जो प्रपोज किया गया था नेहरू रिपोर्ट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के दिन देखने को मिलता है। ठीक है, एम्फेसिस ऑन कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। देखिए ये उस समय का सेक्युलरिज्म जो था, जो प्रपोज किया गया था नेहरू रिपोर्ट में, वो अभी करेंटली जो हमारे कंट्री में सेक्युलरिज्म है उसे काफी डिफरेंट था। उस समय बोला गया कि स्टेट को रिलीजन से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, लेकिन आपको पता है करेंटली हमारे यहाँ स्टेट जो है वो सारे रिलीजन्स को इक्वली प्रमोट किया जाता है। ठीक है, मतलब स्पॉन्सर करता है स्टेट सारे रिलीजन्स को। तो यहाँ पर जो हमारा जो अभी करेंटली फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है दैट वाज वेरी डिफरेंट, जो कि प्रपोज किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रैटक्लिफ लाइन। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि रैटक्लिफ लाइन को, जो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब करता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है। द ए है द डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द इंडिपेंडेंस पार्टीशन, द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, द हिस्टोरिकल बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज डिटरमाइंड बाय द ब्रिटिश, एंड द अग्रीड अपॉन लाइन मार्किंग द डिवीजन ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली पूरी तरह से बताता है कि व्हाट इज रैटक्लिफ लाइन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रैटक्लिफ लाइन जो है वो रेफर करता है बाउंड्री डिमार्केशन लाइन दैट वाज ड्रॉन बाय सर सिरिल रैटक्लिफ, एक लॉयर थे जिनको बुलाया गया था, क्योंकि ड्यूरिंग पार्टीशन आपको पता है जो डिवीजन होना था वो काफी मुश्किल था। तो ब्रिटिशर्स ने एक लॉयर थे रैटक्लिफ, उनको बुलाया गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टैब्लिश किया उन्होंने अपना एक लॉजिक लगाया जिसके वजह से हिंदू मेजॉरिटी रीजन्स जो थे इंडिया के, उनको सेपरेट किया गया मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, इसके बाद आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एक्सोडस हुआ था ऑफ पीपल, जिसमें बहुत सारा ह्यूमन लॉसेस भी हुआ। ठीक है, बहुत ही आप बोल सकते हैं इंडियन या हमारे पूरे हिस्ट्री में जो है इतना मास माइग्रेशन कभी नहीं हुआ था जो इसके वजह से हुआ था। अगर हम लोग क्वेश्चन की डिफिकल्टी को कैटेगराइज करें तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, L1 क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल कमीशंस वर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट है जेवीपी कमिटी और कमीशन, यू कैन से शाह कमीशन, सरकारिया कमीशन और फजल अली कमीशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से कमीशंस हैं जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व थे। ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 and 4 ओनली एंड 1 and 4 ओनली। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो दिस इज 1 and 4 ओनली। ठीक है, अगेन वी विल कैटेगराइज दिस इन L3 लेवल, क्योंकि जनरली कमीशंस या कमिटी के बारे में लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और इवन इस क्वेश्चन को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो दिस विल कम अंडर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, और रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो आफ्टर 1947 इवेंट्स पे भी फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर प्रीलिम्स तो आप उसको नहीं पढ़ें। तो ये क्वेश्चंस आपसे देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा आप अगर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज रखेंगे, इवन जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां पर का भी जो नॉलेज है वो आपको यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसी कारण हम लोग हमेशा कहते हैं कि आपको यूपीएससी का अगर आप तैयारी करें तो हॉलिस्टिकली करें, प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर, तभी जाके आपका पूरा इंफॉर्मेशन बेस एक तरह से आप बोल सकते हैं एक सीरीज में आता है और आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, आपको पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो था हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज था, ABC कैटेगरी क्रिएट किया गया था स्टेट्स का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन लेड बाय SK धर वाज अपॉइंटेड इन जून 1948। ठीक है, टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। लिंग्विस्टिक और रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके फिजिबिलिटी को देखने के लिए एक कमिटी बनाई गई जिसके हेड थे SK धर और अपॉइंट किया गया था जून 1948। ठीक है, क्रोनोलॉजी भी आप थोड़ा बहुत याद रखें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट प्रोड्यूस किया दिसंबर 1948 में, इन्होंने रिकमेंड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को आप ऊपर रखें ओवर लैंग्वेज। यहां पर उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अनुसार जो है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस आउटकम पर भी बेस्ड आपसे क्वेश्चन कभी बन सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बोले तो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ JVP कमिटी, जिसका JVP बेसिकली जवाहरलाल नेहरू थे उसके पार्ट,
वल्लभ भाई पटेल थे और पटाभी सीतारामैया थे। ठीक है, इन्होंने रिजेक्ट किया लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ स्टेट रिऑर्गनाइजेशन इन इट्स रिपोर्ट। इसके बाद आपको पता है आंध्र प्रदेश में लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए जो है काफी मांग हुई और इसमें वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस लीडर थे जो आपको बताना है कि कौन थे, जिन्होंने फास्ट अंटिल डेथ जो है उन्होंने किया और फाइनली जो है उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और उसके बाद जाके जो है आंध्र प्रदेश का आज फॉर्मेशन हुआ। तो आपको बताना है कि वो फेमस लीडर कौन थे, इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद करें तो देखिए यहाँ पर द डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स परसिस्टेड इवेंचुअली लीडिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स रिऑर्गनाइजेशन कमीशन चेयर्ड बाय फजल अली दिसंबर 1953। तो फजल अली जो कमीशन था वो बहुत ही बड़ा कमीशन था जिसको दिसंबर 1953 में बनाया गया और इसके बाद ही आपका स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1953 जो कि इंडिया का पूरा नक्शा बदल दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, वो लाया गया था। तो ये सारे चीजों को आपको क्रोनोलॉजी में पढ़ना है क्योंकि इस पे बेस्ड रीसेंट टाइम्स में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रपोजल इन ऑगस्ट ऑफर। यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो थे वो ऑगस्ट ऑफर में थे। ठीक है, द फर्स्ट इज द ऑगस्ट ऑफर इंक्लूडेड अ प्रपोजल टू एक्सपैंड द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। ठीक है, second, it stated that the making of the constitution would primarily be entrusted to Indian authorities, and third is the future constitution was intended to be adopted with the consent of minority communities. Which of the above were offered in August offer? 1 and 2 only, उसके बाद था आपका 1 and 3 only, 2 and 3 only and 1, 2 and 3 only। जल्दी से बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा। इसमें है 1, 2 and 3, ये सारे जो थे वो अगस्त ऑफर में थे। हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि इस समय हमारे वाइसरॉय कौन थे, हमारे कंट्री के वाइसरॉय कौन थे, ये आपको बताना है। इफ वी विल कैटेगराइज द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन तो इसको हम लोग L2 में रख सकते हैं, समवेयर बिटवीन L1 एंड L3, क्योंकि अगस्त ऑफर को सारे लोग पढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, तो आपको इनके स्मॉलर डिटेल्स आपको पता होना चाहिए था। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको कब प्रपोज किया गया था, अगस्त 1940 में, और ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया वाज टू अचीव डोमिनियन स्टेटस। यहां पर क्लियर कट डोमिनियन स्टेटस को बोला गया था, लेकिन बाद में पता है आपको कांग्रेस ने इसको और जवाहरलाल नेहरू ने खास करके बोला था कि इट इज डेड एज डोरनेल। ये बहुत ही फेमस हुआ था उस समय कि इस चीज को अब जो है डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं होगी, अब पूर्ण स्वराज की बात होगी। तो अब जो है अगर ब्रिटिशर्स प्रपोज कर रहे हैं तो ये बहुत ही पुराना बात हो चुका है और ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी एक्सपैंडेड टू इंक्लूड अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस फ्रॉम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड आफ्टर द वॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी स्टैब्लिश्ड मेनली कंप्राइजिंग इंडियंस। यहां पर देखिए ये वर्ड जो है ये भी इसकी वजह से काफी एम्बिग्विटी क्रिएट हो गया था कि मेनली कंप्राइजिंग इंडियंस क्या होगा। आप क्लियर कट आपने नहीं बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, टू डिटरमाइन दी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही बड़ा इन्होंने क्या बोल दिया कि द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज वाज एसेंशियल फॉर द एडॉप्शन ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ब्रिटिशर्स जो थे वो काफी इंटेलिजेंट थे, वो जानते थे कि कुछ ऐसा हमें टर्म्स रखना पड़ेगा जिसके वजह से जो है हम अपना कंट्रोल हमेशा रखें। तो उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज वाज एसेंशियल फॉर द एडॉप्शन ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। वही डिवाइड एंड रूल वाला एक जो है उनका रूल था, उसी को उन्होंने फॉलो किया और इसमें जो है एक ऐसा प्रोविजन डाल दिया। इसको ऑलमोस्ट सारे पार्टीज ने जो है इसको रिजेक्ट किया था, कुछ पार्टीज इसको सपोर्ट भी करे थे ड्यू टू उनका कुछ इंटरेस्ट सर्व हो रहा था, लेकिन ओवरऑल जो था इसको रिजेक्ट किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। यहाँ पर आपको कुछ कमीशंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो हैं वो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगेन अगर आपने कमीशंस के बारे में पढ़ा है तो आप यहाँ पर से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जगह पे क्या होता है कि अगर आपको एक के बारे में पता है तो बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज ली कमीशन, सेकंड इज मैकडोनल्ड कमीशन, थर्ड इज सार्जेंट प्लान एंड फोर्थ इज आइचिसन कमीशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो है वो रिलेटेड टू है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 4 only and 2 and 4 only। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 1 and 4 ओनली। तो यहां पर ली कमीशन और आइचिसन कमीशन जो है वो रिलेटेड है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म को। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि कैटेगरी क्या है क्वेश्चन का। तो दिस विल कम अंडर L2। अगेन दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आप एक ऑप्शन जैसे अगर आपको पता है कि सार्जेंट प्लान इज रिलेटेड टू एजुकेशन, अगर आपको पता होता तो ऑप्शन 3 को आप देख रहे हैं तो यहां पर ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद अगर आपको मैकडोनल्ड कमीशन या किसी आइचिसन कमीशन के बारे में भी पता है तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो है ऑप्शन आप क्लियर मतलब नियर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को हम लोग L2 पर रखते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइचिचन कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1886 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर चार्ल्स उम्फर्टन आइचिसन एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब थे वो, टू एग्जामिन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इंडियंस कुड बी अपॉइंटेड टू हायर पोस्ट इन पब्लिक सर्विस प्रीवियसली रिजर्व फॉर यूरोपियंस। ठीक है, इसके बाद ली कमीशन को जो है बनाया गया था 1923 में टू कंसिडर द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द सुपीरियर इंडियन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके जो चेयरमैन थे वॉज लॉर्ड ली ऑफ फैरेहम। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल गोल ऑफ सार्जेंट स्कीम क्या था, ये तो एजुकेशनल आपको पता है, इस वाज अ स्कीम। तो इसका था इट रिकमेंड द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल इंडियन चिल्ड्रंस इन 6 to 11 years age group, and the plan aimed to bring about universal literacy in India within 40 years of introduction by 1984। ठीक है, यानी आप जो है इसको करीबन जो है आप समझ सकते हैं कि इसको कब प्रपोज किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द कमीशन अंडर सर एंथनी मैकडोनल इन 1900 टू सजेस्ट द मेजर्स टू काउंटर फैमिन, यानी जो है ये मैकडोनल कमीशन वाज रिलेटेड टू फैमिन। ठीक है, तो यहां पर जो है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, किसी दूसरे क्वेश्चन में आपसे यूज में आ सकता है। तो हमने यहां पर देखा कुछ क्वेश्चंस जो कि बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड थे, लेकिन कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी थे, आपको हॉलिस्टिकली पढ़ना है। और इस तरह के क्वेश्चंस, और जैसे आज अगर हम लोग बोले तो ओवरऑल डिफिकल्टी काफ़ी इजी था, तो हमने फर्स्ट टाइम जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हम लोग लेवल रेस करेंगे, लेकिन इतना भी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप धीरे धीरे बिल्ड करिए अपना इंफॉर्मेशन बेस को। अगर आप इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं इन डिटेल, तो लास्ट तक मतलब जब आपका प्रीलिम्स आएगा तो उस समय आपके पास काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहेगा, काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन रहेगा, और आप बहुत सारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे यूपीएससी में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।